नमस्कार, एएनबी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले एएनबी न्यूज की आपसे अपील। अगर आपको आपके अंदर या आपके परिवार के किसी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिख रहे हैं तो आप इसे नजरअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट ही नहीं करवाते और इलाज भी नहीं करवाते और इसे नजरअंदाज करते रहते हैं। एएनबी न्यूज आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि अगर दिखे कोरोना के लक्षण तो जल्द कराएं जांच और वायरस को जड़ से मिटाने में सहयोग करें। और चलिए अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में तकरीबन 16 विधेयकों को मंजूरी दिए जाने की तैयारी है। विधानसभा की कार्यवाही से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मौजूदा और पूर्व सदस्यों के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सत्र के पहले ही दिन यूपी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय कमला रानी वरुण, चेतन चौहान के साथ ही 2 विधायक पारसनाथ यादव और वीरेंद्र सिंह सिरोही को श्रद्धांजलि दी गई। ऐसा पहली बार हुआ है जब वर्तमान में पद पर रहने वाले 2 मंत्रियों और विधायकों का निधन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धांजलि देने के बाद विधान परिषद की कार्यवाही शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार के बीच उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का मानसून सत्र शुरू हो गया है, लेकिन मानसून सत्र के पहले ही दिन विधान भवन में कार्यवाही शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर जमकर हंगामा किया। हाथ में तख्ती के साथ समाजवादी पार्टी के विधायक योगी आदित्यनाथ सरकार के विरोध में नारेबाजी करते दिखाई दिए। इस दौरान कानून व्यवस्था और कोरोना की आड़ में लूटपाट जैसे स्लोगन की तख्ती डाले हुए समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा गैलरी के बाहर और गेट नंबर 2 पर प्रदर्शन किया। मैंने तो इनसे कहा कानपुर में आके खुद अपनी आंखों से देख लें कि कैसे तबाही मची हुई है। वहाँ पे जो नेगेटिव पेशेंट जाते हैं उनको पॉजिटिव बनाया जाता है और जो पॉजिटिव जाते हैं उनका इलाज ही नहीं होता है। मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो आपके छायाकार कानपुर में मौजूद हैं उनको भेजिए और खुद अपनी आंखों से देखिए और फिर अपने चैनल में बताइए कि मैं सच कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। वहाँ पे इलाज के नाम पे सिर्फ काला बाजारी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आम आदमी का जीवन सुरक्षित नहीं है। चाहे हमारे पत्रकार लोग हों, चाहे आम आदमी हो, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। सारे लोग दहशत में हैं। हत्या, डकैती, लूट, छिनैती, बच्चियों के साथ दुष्कर्म, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जिस तरीके से हो रही है, सरकार गलत बयानी कर रही है और किसानों को उनकी फसल का मूल्य नहीं दिया जा रहा है। बाढ़ में लोग मर रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है। इन तमाम सवालों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का सपना आकार लेने लगा है। मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इंजीनियर्स ने मंदिर साइट की भूमि का निरीक्षण किया। इसकी जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्वीट कर दी है। ट्रस्ट का कहना है कि मंदिर निर्माण का काम 36 से 40 महीनों में पूरा हो जाएगा। निर्माण में लोहे का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर निर्माण में भारत की प्राचीन और पारंपरिक तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। ये इतना मजबूत होगा कि भूकंप, तूफान या किसी भी प्राकृतिक आपदा का सामना कर सकेगा। बता दें कि 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए अयोध्या में भूमि पूजन हुआ था, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। यूपी के आगरा से बस को अगवा करने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच गुरुवार तड़के मुठभेड़ हो गई। थाना फतेहाबाद क्षेत्र में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं घटना पर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि घायल बदमाश का नाम प्रदीप गुप्ता है। उसका नाम बस हाईजैक के मामले में सामने आ रहा था। पुलिस ने घायल प्रदीप गुप्ता को अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के आला अधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम बदमाश से पूछताछ में जुटी
हुई है, साथ ही बाकी बदमाशों की तलाश जारी है। दरअसल मंगलवार को बस गुरुग्राम से सवारियां लेकर पन्ना के लिए निकली थी। इसकी जानकारी होते ही गुड्डा साथियों को लेकर काले रंग की एसयूवी से आगरा पहुंच गया। यहां जैसे ही बस अड्डे से बस निकली, उसने उस बस को हाईजैक कर लिया। चालक और परिचालक को उसने एसयूवी में बिठाकर सवारियों को दूसरी बस में शिफ्ट कर दिया। बस लेकर वह इटावा पहुंचा, लेकिन इसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई। वहीं जब गुड्डा को खतरा महसूस हुआ तो वो बस को बलरई में हाईवे के किनारे राजस्थानी फौजी ढाबे पर छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद आज सुबह पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इसके क्रम में मुख्य अभियुक्त प्रदीप गुप्ता की गिरफ्तारी और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें फिरोज़ाबाद, इटावा और अपने जयपुर आदि इलाके में, फतेहाबाद इलाकों में भ्रमणशील थी। पूरी रात भर चेकिंग और जानकारी करने के उपरांत जो है आज 5 बजे हमारी टीम, जिसमें कि क्राइम ब्रांच की टीम है, एसओजी की टीम है, थाना फतेहाबाद की टीम है, मलपुरा की टीम है, उनके साथ अपराधियों की मुठभेड़ हुई है। ये जो आप देख रहे हैं कि एक मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी प्रदीप गुप्ता और उसका साथी यतेंद्र यादव, ये दोनों आ रहे थे। घेराबंदी में उन लोगों ने फायरिंग किया, जिसमें एक अभियुक्त प्रदीप गुप्ता जो मेन मास्टरमाइंड है, उसके गोली लगी है, उसको इलाज के लिए जो हॉस्पिटल भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त जो है इधर खेतों में भागने में भाग गया है। हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए और अन्य जो साथी इसके जानकारी में है उनके लिए भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। हमने एक स्पेशल टीम बनाकर अभियुक्त जो घायल हुआ है प्रदीप गुप्ता। रायबरेली जिला प्रशासन ने शातिर अपराधी और भूमाफिया सद्दान घोषी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ से ऊपर की संपत्ति को कुर्क कर दिया है। बताया जा रहा है कि सद्दान घोषी एक बड़ा अपराधी है, जिस पर 30 आपराधिक मामलों से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक सद्दान घोषी पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। उधर जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। संपत्तियाँ कुर्क की गई हैं, लगभग कितनी कीमत की है और कौन है वो? प्लाट है, मकान है, स्कॉर्पियो, जिसकी कुल संपत्ति लगभग 1.5 करोड़ रुपया है, जो जब्त की है। कौन शख्स है वो? क्या नाम है उसका? सत्तन घोषी। आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस पास कर चुकी युवा महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में आगरा पुलिस ने एक डॉक्टर को ही गिरफ्तार किया है। आरोप है कि डॉक्टर विवेक ने अपनी महिला साथी की हत्या की है। वहीं इस मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि मेडिकल छात्रा योगिता गौतम को उरई के मेडिकल अफसर डॉक्टर विवेक कुमार तिवारी ने मौत के घाट उतारा। ये बात डॉक्टर विवेक ने खुद ही कबूल की है। आगरा के एसएसपी ने बताया कि डॉक्टर विवेक ने ये बात पुलिस के सामने कबूल की है कि जूनियर डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या उसी ने की। डॉक्टर विवेक ने यह भी बताया है कि योगिता और विवेक 7 साल से रिलेशनशिप में थे। विवेक इस बात को भी कबूल किया है कि वो योगिता से मिलने जालौन से आगरा आया था। जब विवेक योगिता के बीच कार में झगड़ा होने लगा तो पहले विवेक ने योगिता का गला दबाया और फिर चाकू से वार करके उसकी हत्या कर दी। फिलहाल विवेक को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। योगिता जहां विवेक पर शादी का दबाव बना रही थी, वहीं विवेक लगातार ये कह रहा था कि पहले वो अपनी बहन की शादी करेगा, उसके बाद अपनी शादी की बात वो कर सकेगा। लेकिन शादी का दबाव जब योगिता की तरफ से ज़्यादा बनाया जाने लगा तो दोनों के बीच मनमुटाव होने लगा और यही झगड़ा हत्या की वजह बना। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उरई जालौन के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विवेक तिवारी को आज आगरा पुलिस के द्वारा अपने
महिला साथी डॉक्टर योगिता गौतम के हत्या के आरोप में हिरासत में लिया गया है। पूछताछ के दौरान डॉक्टर विवेक तिवारी ने अपनी घटना को, जुर्म को कबूल किया है। विवेचना प्रचलित। जनपद मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम नेकापुर में जमीनी विवाद में युवक ने अपनी बुआ की गोली मारकर हत्या कर दी। उसने अपने दादा और दादी को भी गोली मारी। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां से दोनों को सैफई रेफर कर दिया गया है। घटना से गांव में सनसनी फैल गई है। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने 5 टीमें बनाई हैं। दरअसल ये पूरा विवाद जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोपी जमीन घर के किसी और सदस्य के नाम पर करवाने से नाराज चल रहा था और इसी बात को लेकर उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। फिलहाल आरोपी की तलाश लगातार जारी है। यहाँ पर जो सूचना मिली और जो छानबीन हुई उसके अनुसार एक रवि पाल नाम का 20 साल का लड़का है, जिसने अपने ही सगे दादा को, दादी को और बुआ को तमंचे से फायर करके गोली मार दी है। इसमें बुआ की मृत्यु हो गई है मौके पर ही। दादा और दादी घायल हैं। पुलिस टीम तत्परता से यहाँ पहुँच करके तीनों को ज़िला अस्पताल लेकर गई है। वहाँ पे इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बताना है कि जो गोली मारने के पीछे कारण अभी समझ में आया है, जो बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, और जो वृद्ध महिला जो घायल है उसने जो बताया उसके अनुसार ये रवि नाम का जो लड़का है उनका ही नाती है। और इन वृद्ध दादा दादी ने जो ज़मीन जायदाद थी वो बेटी के नाम कर दिया था। प्लॉट था, मकान था, इसको बेटी के नाम कर दिया था और इसी को लेकर के नाराज़ था लड़का, इनका जो नाती था, और इसी कारण से, इसी नाराज़गी में इसने बिल्कुल दुखद घटना को अंजाम दिया है। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बलिया जनपद के सहतवार थाना क्षेत्र के ग्राम सभा सुरहिया कोल्ड स्टोर के पास कृष्ण कुमार हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड को दामाद ने ही पड़ोसियों के साथ मिलकर अंजाम दिया था। पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 बदमाशों को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। दिनांक 14/8/20 को थाना सहतवार में सुरहिया मोड़ पर कृष्ण कुमार वर्मा नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा गहनता से जांच पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि उसी के गांव कुशहर के निवासी राधेश्याम वर्मा, चुनमुन राम और इंद्रजीत द्वारा यह घटना कारित की गई है। इसमें घटना की मुख्य वजह राधेश्याम वर्मा द्वारा कृष्ण कुमार वर्मा से एक ज़मीन अधिक दामों पर लिखवाने का प्रकरण था, जिसमें कृष्ण कुमार वर्मा ने अधिक पैसे ले लिए थे। इसके अलावा कृष्ण कुमार वर्मा द्वारा
अपने दामाद लक्ष्मण वर्मा को अपनी लड़की की हत्या के संबंध में मुकदमा लिखाकर जेल भेजा गया था और दूसरी लड़की को शादी के विवाह से अपने साथ में रख लिया गया था। कृष्ण कुमार वर्मा का दामाद लक्ष्मण वर्मा इस समय जेल में है, उसकी जमानत नहीं हो रही है। उसने अपने ससुर कृष्ण कुमार वर्मा के बगल में रहने वाले राधेश्याम वर्मा, जो उसका घनिष्ठ मित्र है, उसके माध्यम से कृष्ण कुमार वर्मा की हत्या की साजिश रची थी। इसमें 2-3 और लोग प्रकाश में आए हैं जिनके द्वारा ये घटना में शामिल होने की बात इन अभियुक्तों। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। ऐसे में रपटे पर चल रहे तेज पानी के बहाव में एक पिकअप वाहन पानी में बुरी तरह बह गया। इस दौरान ड्राइवर की डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने जान जोखिम में डालकर घंटों चले रेस्क्यू के बाद ड्राइवर का शव बाहर निकाल लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये क्या घटना हुई है? घटना ये है, बारिश पड़ रही है, बारिश का मौसम है, नदी में पानी है, पुल के ऊपर से पानी उतर रहा है। यहाँ पे 2 कांस्टेबल लगे हुए हैं। एक पिकअप इधर से आ रही थी भागवाला साइड से, उसको काफ़ी रोका लेकिन वो रुका नहीं। वो नदी में पुल पे रपटे के पास ऊपर आ गया और पानी ज़्यादा होने के कारण उसकी पिकअप बह गई। अच्छा, इसमें पिकअप में एक आदमी थे? पिकअप में एक आदमी था जिसकी लाश मिल चुकी है, निकाल ली गई है। अभी पिकअप गाड़ी उसी में रहेगी नदी में। अच्छा, तो पुलिस जो है यहाँ पे पहले से थी? हाँ, पहले से सुबह से मौजूद है पुलिस। अच्छा, वो रुका नहीं पुलिस के कहने से वो रुका। ये कौन सी नदी है? ये लकड़हान नदी है। अच्छा, कौन सा? भागवाला मोटा महादेव बाईपास। केंद्र और प्रदेश सरकारें जहां कोरोना महामारी को गंभीरता से लेते हुए लोगों को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही हैं, तो वहीं प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के गृह जनपद जिला सिद्धार्थनगर में कोरोना महामारी को लेकर स्वास्थ्य विभाग अभी भी गंभीर नहीं हुआ है और विभाग हो आम जनमानस को संक्रमित करने में तुला हुआ है। दरअसल मामला जिला अस्पताल का है, जहां इलाज के लिए अस्पताल में आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं और जिम्मेदार डॉक्टर के कमरे के बाहर ही भीड़ जमा है। वहीं कुछ डॉक्टरों की अनुपस्थिति में मरीज घंटों खड़े इंतजार करते नजर आए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक जिले में अभी तक 1719 मरीज मिल चुके हैं और 16 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी अब तक जिले के जिम्मेदार सीएमओ और सीएमएस कोरोना को लेकर गंभीर नहीं दिख रहे हैं और मीडिया के कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। कहाँ गए डॉक्टर साहब? इमरजेंसी नाइट ड्यूटी है। नाइट ड्यूटी पे हैं दिन में? हाँ, तो आप जानेंगे इतना साक्षर तो आप। जब भी कोई त्योहार आता है, प्रशासन के लिए निश्चित रूप से बड़ी चुनौती रहती है कि इसे किस तरह सकुशल संपन्न कराया जाए। इसके लिए प्रशासन कई बार सभी धर्मों के धर्मगुरुओं और समाज के उच्च नागरिकों के साथ बैठकर उन्हें यथा आवश्यक दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन इस बार कोरोना वायरस से फैली महामारी के चलते जहां एक साथ 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, ऐसे में हिंदू मुस्लिम दोनों के त्योहार एक साथ हैं। जहां पर हिंदुओं के गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाना है, वहीं पर मुस्लिम समुदाय में मुहर्रम का त्योहार शुरू होने वाला है, जो 10 दिनों तक चलता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए अमेठी प्रशासन की ओर से सभी धर्मों के प्रमुख लोगों और क्षेत्र के उच्च नागरिकों के साथ बैठक कर यथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और कोविड-19 की गाइडलाइन और शासन के निर्देशों के अनुसार त्योहार मनाने का सख्त रूप से निर्देश दिया गया है। देखिए, आगामी मुहर्रम और गणेश चतुर्थी को लेकर जनपद स्तर पर पीस कमेटी की बैठक की गई थी। इसमें सभी धर्मों के जो धार्मिक गुरु हैं और जनपद स्तरीय अधिकारी हैं, कप्तान साहब हैं, सबके साथ में बैठकर चर्चा हुई है कि किस प्रकार से हमें आगामी त्योहारों पर अपनी व्यवस्थाएं रखनी है। और इस पर मैसेज दिया गया है कि किसी प्रकार का कोई जुलूस समूह में बैठना इत्यादि नहीं होंगे और जो भी त्यौहार है वो अपने घर में बैठ के मनाया जाना है। तो इस प्रकार से कोई भी किसी प्रकार के जुलूस तरह की कोई भी किसी प्रकार की परमिशन नहीं दी जाएगी। और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं उन सभी ने इस बात का समर्थन भी किया है और अपने विचार व्यक्त किए हैं। और प्रशासन और पुलिस जो है पूरी तरह से इस पर मुस्तैद रहेगा और हमारी जो टीम है वो लगातार उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया है। ये मुहर्रम का जो त्यौहार आ रहा है उसी के सिलसिले में ये पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। उसी में हम लोगों को ही बुलाया गया था। उसी में हम लोग और तमाम लोग जो आने वाले अपने अपने विचार रख रहे थे कि किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से श्रद्धा के साथ ये त्यौहार मनाया जाए कि
कि ये जो महामारी है इससे भी हम लोग बचे रहें और इस कहते हैं त्यौहार की गरिमा भी। कोरोना वायरस लगातार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। अब ये बीमारी खतरनाक स्थिति में आती जा रही है। हालांकि अमेठी जिले में रोगियों की रिकवरी दर बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी इस बीच संक्रमित मरीजों की स्थिति गंभीर होती दिखाई पड़ रही है। ऐसे में 2 नए संक्रमित मरीजों की मृत्यु से मौतों का आंकड़ा 3 से बढ़कर 5 हो जाने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। एक साथ 2 लोगों की मौत से जनपदवासी भयभीत हो गए हैं। बता दें कि जिले में 24 घंटे के अंदर कुल 805 व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट मिली है, जिसमें 746 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 14 ऐसे लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। नए मामले सामने आने के बाद अब स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। वर्तमान में ये है कि हमने 200 मरीज हमारे पड़े हैं होम आइसोलेशन में। उनको भी हमने कहा है कि जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं आरोग्य सेतु को या आइसोलेशन होम के ऐप को, तो वो कृपया अस्पताल में आ जाएं। हम यहाँ उनको इलाज करेंगे, ठीक करेंगे, तब वो घर जाएं। कैजुअलिटी 2 और हुई है? नहीं, 2 हुई। टोटल 3 पहले भी थी, 2 अभी हुई हैं। एक अंकित की हुई है, एक संजय कुमार की हुई है। अंकित 22 साल के हैं। ये जो है 12 मई को सूरत गुजरात से आए थे, कपड़ा का व्यापार काम करते थे। इनको इलाज इनका चल रहा था 2 महीने से, 12 मई से लेके बाराबंकी में ही। कल जब इनको बुखार आया तो इनको वहाँ पे डॉक्टरों ने कहा कि पहले कोरोना कराइए, तो हैदरगढ़ में इन्होंने अपनी जांच कराई थी, पॉजिटिव आ गए। जब पॉजिटिव आ गए तो उन्होंने कहा कि अपने ज़िले अमेठी में जाइए, वहीं भर्ती हो जाइए। तो हमारे यहाँ रात को आए थे वो 12 बजे। जब आए थे तो बहुत ही गंभीर थे, उनका SpO2 जो है 64 था। तो हम लोगों ने जब 90 आ गया है, ठीक बचने के उस पर आ गए, तो हम लोगों ने भेज दिया अम्बेडकर नगर। वहाँ वो पहुँच गए 1:30 बजे, इलाज शुरू हुआ है। आज सुबह उनकी जो है 7:40 पे मृत्यु हो गई। देश के अन्य हिस्सों की तरह झांसी में भी कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को कुल 3,487 टेस्ट हुए, जिनमें से 96 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। जिले में 3 मौतों के बाद अब मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 88 हो गया है। वहीं बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की ओर से बाजारों में और जिले की सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान बिना मास्क पहने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर के एसएसपी जोगिंदर कुमार चार्ज लेते ही अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। वहीं बुधवार को उन्होंने जनपद के सभी पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारियों के साथ परिचय बैठक कर ये एहसास दिला दिया है कि अगर थानेदारी करनी है तो अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाते हुए थाने पर आए हुए हर फरियादियों की समस्याओं का समाधान करना पहली प्राथमिकता होगी। ये जिम्मेदारी थानेदारों के साथ साथ क्षेत्राधिकारियों और संबंधित पुलिस अधीक्षकों की भी होगी। CO साहबान और सभी SHO जनपद गोरखपुर के साथ में एडिशनल SP साहबान उनकी बैठक की गई है। इसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं कि किस तरह से क्राइम को कंट्रोल करना है। उसमें निर्देश दिए गए क्राइम कंट्रोल कैसे होगा, पेट्रोलिंग कैसे होगी, फुट पेट्रोलिंग कैसे होगी। फुट पेट्रोलिंग पे और पुलिस की विजिबिलिटी पे जोर रहा है। विवेचनाओं का निस्तारण कराना, क्राइम को कंट्रोल करना, लूट न हो इसके संबंध में और जो घटनाएँ हो रखी है उनको वर्कआउट करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आने वाले मुहर्रम के त्यौहार के संबंध में तैयारियां और प्रोटोकॉल जो कोरोना का है उसको पालन करते हुए, कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। उसमें जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उन प्रतिबंधों को पालन सबको करना है। अनिवार्य रूप से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं कोरोना के काल में, उन प्रतिबंधों का पालन अनिवार्य रूप से सभी लोग करें और सभी SO से लगातार अपनी फील्ड में विजिबिलिटी बनाए रखने के लिए निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के विकास खंड जंगल कौड़िया के ग्राम पंचायत प्रतापपुर में एक बड़े घोटाले का काला सच अब सबके सामने आने को व्याकुल है। दरअसल यहां सूबे के मुखिया के नाक के नीचे अधिकारी अपनी काली करतूतों को अंजाम दे रहे हैं। आरोप है कि विकास खंड के प्रतापपुर में जबरदस्त घोटाला हुआ है। इसे लेकर ग्राम पंचायत के निवासी सोमनाथ की ओर से सहायक विकास अधिकारी पंचायत और खंड विकास अधिकारी को कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है, लेकिन किसी ने ना तो अपनी जिम्मेदारी निभाई है और ना ही पंचायत के कार्यों का आकलन करना सही समझा। फिलहाल अब सोमनाथ की ओर से RTI के माध्यम से जानकारी हासिल की गई है, जिसमें 60 लाख रुपए से ऊपर के घोटाले की बात सामने आई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये मामला अभी संज्ञान में आपके माध्यम से आया है। अगर ऐसा कुछ है जैसा कि आपने बताया हमें कि उनके पास कुछ साक्ष्य भी मौजूद हैं, तो प्रधान जो जनप्रतिनिधि होता है
उन ग्रामीण को कहिए कि एक बार वो 10 रुपये की नोटरी पर अपनी शिकायत लेकर के जो भी साक्ष्य उसके साथ प्रस्तुत करते हैं हमारे इस पे ऑफिस में, तो डीएम सर के मार्फत से किसी जिला स्तरीय अधिकारी से जांच कराई जाएगी। अगर जांच में कोई भी दोषी पाया गया उसके खिलाफ रिकवरी, एफआईआर और बाकी जो भी कार्रवाई होती है वो होगी। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में फर्जी नियुक्ति का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में समाजवादी छात्र सभा और वाराणसी के शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने कुलपति प्रोफेसर टीएन सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कुलपति ने बताया कि इनकी ओर से जताई गई आपत्ति को आज ही राज्यपाल महोदया के कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। दरअसल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्र संघ अध्यक्ष संदीप कुमार यादव ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद पर तैनात प्रोफेसर ने शारीरिक शिक्षा विभाग में फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर नियुक्ति पाई थी। संदीप ने आरोप लगाया था कि इस संबंध में कुलपति वार्ता करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। हम लोग हमेशा गलत का विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि जो नियुक्ति गलत है, जो गलत तरीके से लोग यहाँ पे नियुक्ति पा करके और शैक्षणिक माहौल को खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं निश्चित तौर पे गुरु हमें अच्छा ज्ञान देते हैं। जब हमारी गुरु सही नहीं रहेंगे, वो गलत तरीके से आएंगे, तो हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं। ज्ञापन ये फर्जी नियुक्ति पर हुआ है, ये इसमें फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं और जिसमें जाति प्रमाण पत्र फर्जी तरह से इसमें मिली भगत सरकार के कुछ लोग हैं, यहाँ के स्टाफ भी हैं, कहीं न कहीं ऐसा नियुक्तियाँ जो हुआ है मिली भगत से हुआ है, जिस पर समाजवादी पार्टी के हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष संदीप यादव जी ने हमें बात किया, जिसमें हम लोग प्रदेश में बात किए संगठन से, और जिसे ये बोल रहे हैं कि राज्यपाल जी को हमने जांच में दे दिया है, भिजवा दिया है, लेकिन कहीं न कहीं इन लोग की साजिश है, सरकार के इशारे पर नियुक्तियाँ की जा रही है और इस पर अपना ये लोग होश नहीं सही किए तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होकर कैसे फर्जी नियुक्तियां हो रही हैं। यह विज्ञापन पूर्व में गलत तरीके से नियुक्ति के संदर्भ में बताया गया है और इसको मैं राज्यपाल महोदया के यहाँ त्वरित भेज दूंगा, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट जो है वहाँ गए हुए हैं और उसमें ये भी लग जाएगा और जो निर्णय उनका आ जाएगा 10 दिन 5 दिन में, उसको कार्यान्वित करने के लिए और अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।